सभी दोस्तों को नमस्कार। एनडी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके का हम अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। 2 बेसिक टॉपिक, राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान का भौतिक प्रदेश। 2 टॉपिक बड़े हमने मेजर टॉपिक कंप्लीट किए। तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ दिन ज्योग्राफी को बीच में ब्रेक दे करके बाद में पूरा करेंगे। तो बीच में अभी नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं हम आज, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो जो कला एवं संस्कृति जो ऐसा विषय है जो सभी ने पढ़ा होता है और सभी का कमज़ोर होता है। आप कितना भी पढ़ लो लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बहुत बार गलत होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें इतना वाइड है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। इसके ऊपर किताबें भी यदि हम देखें तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें आती है इसकी, इतना ज़्यादा विस्तृत सब्जेक्ट है ये। पाठ्यक्रम सिलेबस इसका बहुत बड़ा होता है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसके अधिकांश क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में सही कर सकें। इस बार इसके क्वेश्चन गलत ना हो, छूटे ना हमसे क्वेश्चन कला एवं संस्कृति के। इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस तरीके से पढ़ने का मतलब हम एक साइंटिफिक वे में इस बार पढ़ना चाहते हैं। साइंटिफिक वे से तात्पर्य है कि हम एकदम बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे। मतलब इस सब्जेक्ट में बहुत सारी बातें हैं, उनमें से हम उन्हीं बातों को यहाँ पर स्थान देंगे क्लास में जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ऐसे तो संस्कृति का कोई अंत नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। संस्कृति जैसे विषय को कोई क्या पार लगा सकता है। तो ऐसे विषय को पार लगाने का यही तरीका है कि हम लिमिटेड रहें, स्मार्ट स्टडी करें और ऐसी स्टडी करें जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक हो जाए। बस इस तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे। दूसरा एक जो हमारे पढ़ने का अप्रोच विशेष रहेगा कि हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो सारा, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, रटना तो पड़ता ही है कला एवं संस्कृति में, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स ही इस प्रकार के मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कोई सूत्र थोड़ी ना है जो सारा का सारा सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही बेस होगा। समझ रहे हैं आप? याद हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ कोशिश करेंगे कि सिर्फ रट्टे पर जोर ना लगाएं। जहाँ कहीं भी थोड़ा समझने की बात होगी या कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की बात होगी, वहाँ हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर फोकस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ों को दिमाग में बैठा सकें। फिर उसके बाद जब याद भी करेंगे ना, तो भी हमारे याद करने में आसानी रहेगी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। तो इसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने का प्रयास करेंगे। अनावश्यक बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। किताबों में बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें लिखी होती है इस विषय में, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। वो एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता है। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कराते हैं। वो क्यों कराते हैं? वो अपनी सेफ्टी के लिए कराते हैं कि कहीं फिर छूट ना जाए कोई, ये ना कह दे कल को कि हमारे पढ़ाई हुई में से नहीं आया। और वैसा होता भी नहीं है। वैसे तो आता वही है जो सेलेक्टेड है, जो फिक्स है, उसी में से आता है। वही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, सारा का सारा याद करने का प्रयास करेंगे। आप भी बिल्कुल एकदम आसानी से ईजी वे में समझिएगा। चलिए, सबसे पहले मैंने सिलेबस लिख रखा है कला एवं संस्कृति का, जो हम पढ़ेंगे। ये मैंने RS प्री, SI और पटवार, राजस्थान पुलिस, जहाँ भी कला एवं संस्कृति का राजस्थान का सिलेबस होता है, उसी के आधार पर हमने ये डिज़ाइन किया है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सभी एग्ज़ाम्स का सिलेबस कवर होगा। तो आप देख लीजिए एक बार, लिख भी सकते हो कि कौन कौन से किस प्रकार से हम इसके सारे टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। ये ज़रूरी नहीं है हम इसी क्रम में करेंगे। जैसे आज हमारा पहला टॉपिक होगा वो चित्रकला होगा, तो अलग अलग क्रम से करेंगे, लेकिन सारा सिलेबस यही होगा। ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको। सबसे पहले त्यौहार एवं मेले, फिर राजस्थान के लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, उसके बाद लोक कलाएँ, राजस्थान की जो लोक कलाएँ होती है, फिर लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकवाद्य यंत्र, ये सारे टॉपिक एक साथ, लोक संगीत, जो भी इसके अलावा और जो भी होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके बाद राजस्थान की भाषा बोलियाँ, राजस्थान का साहित्य, जिस भी प्रकार का साहित्य है, और एक राजस्थान की शब्दावली। जो राजस्थानी शब्दावली होती है वो भी आजकल ट्रेंड में आ रहा है। कुछ एक एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। इसके बाद राजस्थान के लोकोक्ति एवं कहावतें। ये शब्दावली और लोकोक्ति कहावतें थोड़े नए टॉपिक हैं, तो इनको भी हम इस बार करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चित्रकला एवं हस्तकला, राजस्थान की चित्रकला और हस्तकला। आज का अपना पहला टॉपिक होगा चित्रकला। उसके बाद राजस्थानी साहित्य, कला, संगीत संस्थान। राजस्थान के साहित्य के कुछ संस्थान हैं, कला से संबंधित कुछ संस्थान हैं, उनके सभी के बेसिक जानकारी लेंगे कि किस किस प्रकार से ये संस्थान कार्य करते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो इनसे भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, महल, हवेलियाँ, स्तंभ, दरगाह, छतरियाँ, बावड़ियाँ, मस्जिदें, ये सब मतलब आर्किटेक्चर राजस्थान का पढ़ेंगे। स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजस्थान की जनजातियाँ, फिर वेशभूषा, आभूषण,
राजस्थान के रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं, राजस्थान के पर्यटन स्थल, और इन सब के बाद भी कुछ अगर बच गया तो वो अन्य में शामिल कर लेंगे, अन्य टॉपिक्स। तो ये देखिए, ये सारा का सारा कला एवं संस्कृति का सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें जो मैंने रेड पेन से लिख रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, कला एवं संस्कृति में ऐसा अंदाज़ा लगाना गलत ही है और मुश्किल भी है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी यदि हाल का ट्रेंड देखें तो ये जो टॉपिक्स मैंने रेड कलर से लिखे हैं ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड कलर से लिखे हैं और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले इन्हीं को कवर करें। जैसे आज हमारा टॉपिक होगा चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज साइंटिफिक वे में पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम आराम से समझिएगा। तो ये सारा सिलेबस है, छोटा नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। कहीं कहीं तो मैंने जैसे एक ही पॉइंट में 2-2, 3-3 टॉपिक्स लिख दिए, जैसे ये 2-3 टॉपिक हैं, ये भी 2 टॉपिक हैं, चित्रकला और हस्तकला अपने आप में अलग अलग टॉपिक है। तो ये 15 टॉपिक नहीं है, 22 से 23 टॉपिक हो जाते हैं एक एक करके लिखे, तो मैंने सभी को साथ करके लिख दिया। तो सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं हम आज अपना पहला टॉपिक, कला एवं संस्कृति में चित्रकला। ये सारा आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लेना आप। एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो भी सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी क्लास लेक्चर देख रहे हैं, वो प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि और भी हम बहुत सारे अब लेक्चर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हाल में और तो कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम है फरवरी में नेक्स्ट ईयर पटवारी का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से हम टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ज्योग्राफी के आपको 2 टॉपिक कराए, आगे भी करवाऊँगा बाद में। अब हम कला एवं संस्कृति को शुरू कर दिया आज हमने, इसके बाद राजस्थान हिस्ट्री भी करवाएंगे, धीरे धीरे करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा मैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस अभी आएंगे, सारा सिलेबस पटवारी के हिसाब से कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला के बारे में यदि हम बात करें, राजस्थान पेंटिंग्स के बारे में, तो सबसे प्राचीन रूप से अगर देखें, बिल्कुल इनिशियल रूप से, सबसे प्राचीनतम रूप से, कि राजस्थान में जो सबसे प्राचीनतम चित्र मिलते हैं वो किस प्रकार के मिलते हैं और कहाँ पर मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल प्राचीन से शुरू करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। ये आज हमारा बिल्कुल फोकस है कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चलना है, जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे सारा का सारा। तो चित्रकला के बारे में बात करें तो सबसे प्राचीनतम रूप से राजस्थान की चित्रकला हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्र 5000 ईसा पूर्व के भी मिले हैं, 5000 BC के चित्र मिले हैं। तो वो किस प्रकार के चित्र हैं, या कंप्लीट रूप से हम देखें तो राजस्थान में प्राचीनतम चित्र किस प्रकार के मिलते हैं, तो वो मिलते हैं शैलाश्रय चित्र। शैलाश्रय चित्र अर्थात शैलाश्रय चित्र कौन से होते हैं, जो गुफाओं में उकेरे जाते हैं। प्राचीन समय में जब आदि मानवों का समय था तो उस समय बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार की भाषा का विकास नहीं था। तो भाषा का विकास ना होने के कारण जब आदि मानवों को अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करना होता तो वो क्या करते कि गुफाओं में तो रहते ही थे, तो वो गुफाओं की दीवारों पर, गुफाओं के फर्श पर, छत पर, कहीं पर भी, पूरी गुफा में कहीं पर भी चित्र बना देते। जैसे उन्होंने किसी जानवर को देखा, सपोज कीजिए हाथी को देखा, तो आकर के क्या किया, उन्होंने गुफा में हाथी का चित्र बना दिया। बनाया किससे, नुकीले पत्थर से। नुकीला कोई पत्थर लिया, गुफा की दीवार पर जैसा जैसा हाथी था वैसी वैसी उसकी आउटलाइन उकेर दी। तो गुफा की दीवार पर इस प्रकार से आदि मानव प्राचीन समय में चित्र बना करके अपने विचारों को, अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। तो वो चित्र आज हमें प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम चित्र हैं आज के, तो उन्हें बोलते हैं शैलाश्रय। ये राजस्थान में किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि राजस्थान में शैलाश्रय किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में ये शैलाश्रय कौन कौन से स्थान पर मिलते हैं, एक तो मिले हैं ये बैराठ जयपुर, जो जयपुर में बैराठ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की जो गुफाएं हैं, जहाँ से बौद्ध मठ भी मिला है, बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं उसी बैराठ से, जहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, वहाँ से एक तो शैलाश्रय मिले हैं, प्राचीनतम भित्ति चित्र मिले हैं। उसके बाद कोटा में 2 जगह हैं, एक है आलनिया और दूसरी जगह है दर्रा। दोनों जगह कोटा की है, यहाँ से भी हमें शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। एक है भरतपुर में दर, भरतपुर की जगह है ये, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। और एक आहड़, जो प्राचीनतम हम सभ्यता में पढ़ते हैं राजस्थान की, उदयपुर में आहड़।
तो राजस्थान के इन इतने 4 स्थानों से हमें प्राचीनतम शैलाश्रय भित्ति चित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, ये याद रखना। तो ये अपना पहली बात हुई कि राजस्थान में भित्ति चित्र कहाँ से, या प्राचीनतम रूप से बात करें तो राजस्थान के प्राचीनतम चित्र कहाँ से मिलते हैं। बेसिक बात की हमने, बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं, एक तिब्बती इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने संपूर्ण भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। भारतीय चित्रकला के संदर्भ में इन्होंने अपना एक वर्गीकरण दिया था, जिसमें वो हमें पूरा तो नहीं देखना है क्योंकि भारतीय चित्रकला का है तो हमारे पूरा काम का नहीं है। उस वर्गीकरण में इन्होंने राजस्थान के बारे में जो बात बताई है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो हमें देखना है कि राजस्थान के बारे में इन्होंने क्या कहा था। ये तिब्बती इतिहासकार थे, तो तिब्बती इतिहासकार थे अर्थात ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे। तो इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उस वर्गीकरण का नाम बौद्ध शैली इन्होंने दिया है, कि अर्थात चित्रकला की बौद्ध शैली का इन्होंने वर्गीकरण किया है एक प्रकार से, कि बुद्ध धर्म से संबंधित किस प्रकार के चित्र, किस प्रकार की बातें थी यहाँ पर, उसके बारे में इन्होंने वर्गीकरण किया है तारानाथ ने। तो इस बौद्ध शैली में इन्होंने राजस्थान के बारे में जिस शैली का जिक्र किया है वो है यक्ष शैली। उसका नाम है यक्ष शैली। इन्होंने बताया है अपने वर्गीकरण में कि जो राजस्थान का क्षेत्र था उस क्षेत्र में यक्ष शैली प्रचलित थी चित्रकला की। और ये यक्ष शैली किसके समय में प्रचलित थी, तो मौर्य शासक सम्राट अशोक के समय में। इनके अनुसार अशोक के समय राजस्थान के क्षेत्र में यक्ष शैली चित्रकला की प्रचलित थी। और एक इन्होंने चित्रकार का भी नाम बताया है, इस शैली के, इस समय के चित्रकार का भी नाम बताया है। ये समय था 7वीं सदी। अशोक के समय ये शैली की शुरुआत हुई और 7वीं सदी का चित्रकार बताया है इन्होंने। 7वीं सदी के चित्रकार का नाम बताया है इन्होंने यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। चित्रकार का नाम है श्रृंगधर। तो तारानाथ ने कहा है कि राजस्थान के क्षेत्र में यक्ष शैली प्रचलित थी, अशोक के समय इस शैली का शुरुआत हुई और 7वीं सदी में इस शैली का प्रमुख चित्रकार राजस्थान के क्षेत्र में था श्रृंगधर। तो ये हुई एक और बेसिक बात राजस्थान की चित्रकला के बारे में। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ। उद्भव, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव देखते हैं। तो बिल्कुल प्राचीनतम से शुरू करें तो सबसे पहले तो फैक्ट है कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव का समय कौन सा माना जाता है, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच का समय। 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच का समय अर्थात 15वीं शताब्दी का अंत लगभग और 16वीं शताब्दी की शुरुआत, ये जो बीच का समय था, इस समय राजस्थानी चित्रकला का जन्म हुआ, उद्भव हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15वीं शताब्दी से पहले राजस्थान में चित्र नहीं बनते थे। चित्र तो बनते थे लेकिन सिस्टमैटिक रूप से नहीं बनते थे। 15वीं शताब्दी से राजस्थानी चित्रकला का उद्भव होने का अर्थ है कि सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यूअस रूप से एक बिल्कुल जैसे सिस्टम से चित्र बनने शुरुआत हुए 15वीं शताब्दी के समय से। उससे पहले राजस्थान में चित्र तो बने लेकिन वो यूं ही कभी कभी एक या कुछ दो या बहुत समय बाद एक चित्र बना, इस तरीके से चित्र बने थे। बिल्कुल लगातार रूप से चित्र 15वीं शताब्दी के बाद से बनने प्रारंभ हुए। तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव समय 15वीं 16वीं शताब्दी ही माना जाता है। ठीक है, अब उद्भव हुआ किस प्रकार से या कहाँ से उद्भव हुआ, तो इसके बारे में आप याद रखिए। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, राजस्थान के दक्षिण में गुजरात क्षेत्र है। तो गुजरात क्षेत्र में क्या हुआ, गुजरात क्षेत्र में अरबों के आक्रमण होते थे। तो अरबों का आक्रमण होने से क्या हुआ कि इस क्षेत्र के जो चित्रकार थे या जो भी कलाकार थे या कवि, लेखक, किसी भी प्रकार के कलाकार थे, तो वो क्या करते, जब किसी का आक्रमण होगा तो कलाकार सहज महसूस नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे। तो गुजरात पर अरबों का आक्रमण होने से क्या हुआ कि यहाँ के जो चित्रकार थे वो अपने से उत्तर दिशा में पलायन कर गए। और गुजरात से उत्तर दिशा में क्या है, राजस्थान, राजस्थान का दक्षिणी भाग, विशेषकर मेवाड़। तो गुजरात से ये चित्रकार पलायन करके भाग करके कहाँ आ गए, मेवाड़ क्षेत्र में आ गए राजस्थान के। और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में इनको अपनी कला को सुशोभित करने का एक अच्छा अनुकूल वातावरण प्राप्त हो गया। यहाँ के राजा महाराजाओं ने, राजस्थान के राजा महाराजाओं ने इन्हें बिल्कुल शरण दी, अपने दरबार में शरण दी, इनको मान सम्मान भी दिया, पैसा भी दिया, मतलब इनकी कदर करी। तो कदर करेंगे तो क्या होगा कि ये चित्रकार यहीं पर अपना निवास बनाएंगे, यहीं पर उभरेंगे। तो राजस्थान के मेवाड़ हिस्से से राजस्थान की चित्रकला का जन्म हुआ। जो ये वाला जन्म हम बता रहे हैं,
इसका राजस्थान के मेवाड़ से संबंध है। सबसे पहले ये चित्रकार गुजरात से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आए। मेवाड़ क्षेत्र में आए, अरबों का आक्रमण होने से चित्रकार मेवाड़ क्षेत्र में आए। तो प्रश्न भी आता है कि राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव कौन सी शैली का देखने को मिलता है, तो उसका आंसर होता है गुजरात शैली। वो हम नामकरण बताऊंगा, तब बताऊंगा मैं आपको कि राजस्थानी चित्रकला को किस किस नामों से जाना जाता है, उस समय हम इसकी बात करेंगे। तो ये हुआ राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15वीं से 16वीं शताब्दी। गुजरात से चित्रकार मेवाड़ क्षेत्र में आए, तो मेवाड़ में इनका उद्भव हुआ। अब बात करते हैं नामकरण की, कि राजस्थानी चित्रकला को किन किन नामों से समय के साथ साथ पुकारा गया। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गुजरात से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में चित्रकार आए थे, तो हम चित्रकला की बात करें कि राजस्थानी चित्रकला को किन किन नामों से पुकारा गया। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया ना कि गुजरात से राजस्थान में चित्रकार आए थे, तो वो चित्रकार जैन थे, जैन धर्म से संबंधित थे। तो सबसे पहले जो राजस्थान के इस क्षेत्र में चित्र बनाए वो जैन चित्रकारों ने ही बनाए। जैन धर्म से संबंधित होने के कारण उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए, तो जो राजस्थान की शैली थी उसको प्रारंभिक नाम यही दिया गया कि ये तो जैन शैली है चित्रकला की, इसको जैन शैली कहा गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे अन्य लोग भी चित्र बनाने लगे, अन्य चित्रकार भी गुजरात क्षेत्र से आने लगे, तो उनमें से कुछ जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। तो जब जैन धर्म से संबंध नहीं रखने वाले चित्रकारों ने भी चित्र बनाए, तो फिर इसको क्या बोला गया कि जिस क्षेत्र से ये चित्रकार आए हैं वही नाम होगा इस शैली का। तो फिर इस शैली का नाम हो गया गुजरात शैली। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे धीरे धीरे इसका और विकास हुआ और ज़्यादा चित्र बने, तो समझ में आया कि ये जो शैली है ये वास्तव में किसी भी मूल शैली का अंश नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है कि ये अपभ्रंश शैली है। इसके बाद इसको नाम दिया गया एक अपभ्रंश शैली। कि राजस्थान चित्रकला का ये क्वेश्चन भी बनता है कि राजस्थान की चित्रकला शैली का उद्भव किस शैली से हुआ है, तो अपभ्रंश शैली से हुआ है। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। ठीक है, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश भाषा, चित्रकला शैली का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश शैली। तो जैसे जैसे इसका विकास होता गया, तो ये मूल रूप में ना रह करके गुजराती जो मूल शैली थी उसकी अपभ्रंश हो गई, तो फिर इसे नाम दिया गया अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली के बाद एक नाम इसका देखने को मिलता है हिंदू शैली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की चित्रकला शैली को हिंदू शैली किसने कहा। ये कहा किसने है हिंदू शैली के बारे में, ये कहा है H.C. मेहता ने, और एक व्यक्ति और थे इनके साथ, गांगुली। बंगाली हैं दोनों, बंगाली चित्रकार, मतलब चित्रकला के विश्लेषक हैं। इन्होंने राजस्थान की चित्रकला शैली को हिंदू शैली कहा है। इन्होंने कहा है कि राजस्थान की चित्रकला शैली में कंप्लीट हिंदू प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना हम, ज़्यादातर चित्र जो हैं वो जैसे नाथद्वारा शैली में या फिर जयपुर शैली में भी बात करें तो श्री कृष्ण की लीलाओं के बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। तो इस कारण इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि हिंदू शैली किसने कहा है, H.C. मेहता और गांगुली ने। अब हिंदू शैली के बाद एक नाम इसके बाद आया फिर राजपूत पेंटिंग्स या राजपूताना शैली। ये भी याद रखना कि राजपूताना शैली राजस्थान की चित्रकला को किसने कहा, तो राजस्थान की चित्रकला को राजपूताना शैली कहने वाले व्यक्ति हैं आनंद कुमार स्वामी। चित्रकला विश्लेषक हुए हैं आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने राजस्थान की चित्रकला शैली को क्या नाम दिया है, राजपूताना शैली। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है चित्रकला पर, जिस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स या राजपूताना पेंटिंग्स, दोनों ही नाम मिलते हैं पुस्तक के। 1916 में ये पुस्तक लिखी थी। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स, जिसमें इन्होंने राजस्थान की चित्रकला शैली का नाम दिया राजपूताना शैली। इन्होंने कहा कि जो राजस्थान की सारी चित्रकला शैली है, इसका जन्म राजपूतों से ही हुआ है। राजपूतों ने सारे के सारे चित्र बनाए शुरू में, राजा महाराजाओं ने, तो इस कारण इस शैली का नाम हो जाएगा राजपूताना शैली। और वर्तमान में हम इसे किस नाम से जानते हैं, इसका वर्गीकरण, इसका अध्ययन किस नाम से करते हैं, तो वर्तमान में हम इसे बोलते हैं सामान्य राजस्थान शैली या राजस्थानी शैली या राजस्थानी चित्रकला। तो ये वर्तमान में हम इसे बोलते हैं। तो ये हमने देखे कि राजस्थानी चित्रकला के समय के अनुसार किस किस प्रकार से नामकरण हुए हैं। जैन शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली, ये याद रखना है आपको।
कि राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस शैली से हुआ है। यदि ऐसा पूछा जाए तो अपभ्रंश शैली आपको लिखना पड़ेगा। गुजराती शैली ऑप्शन में हो तो ये भी हो जाएगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद हिंदू शैली, तो इसके इस कहने वाले का नाम पूछा जा सकता है, किसने कहा है हिंदू शैली। फिर राजपूताना शैली, ये नाम भी याद रखना है, इसकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है। तो ये सारी एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एक और दो फैक्ट्स। मैंने आपको बताया कि राजस्थानी चित्रकला का जो उद्भव है ये 15वीं से 16वीं शताब्दी माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले राजस्थान में चित्र नहीं बनते थे। तो इससे पहले जो चित्र बनते थे उन्हें एक प्रकार से बांट दिया और इसके बाद बनने वाले चित्रों को एक अलग प्रकार से बांट दिया। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्राचीनतम समय में चित्र 7वीं शताब्दी के मिले थे, तो 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के जो चित्र हैं इस क्षेत्र में, 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का जो चित्रकला का समय रहा, जो टाइम पीरियड रहा, उस समय को एक अलग तरीके से बांट दिया और 15वीं शताब्दी के अर्थात 16वीं शताब्दी के बाद के समय को, 16वीं शताब्दी से ऑनवर्ड्स आज तक के बाद का सारा समय अलग तरीके से बांट दिया। इस समय में जो राजस्थान में चित्र बनते थे उनमें अजंता चित्रकला का ज़्यादा प्रभाव था। इस समय जो चित्र बने उनमें अजंता चित्रकला का अधिक प्रभाव देखने को मिला। अजंता चित्रकला क्या है? महाराष्ट्र में आपने सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ पर जिस प्रकार के चित्र बनते थे उनका प्रभाव यहाँ पर कंप्लीटली देखने को मिलता है इस समय के चित्रों में। और इसके बाद के जो आजकल के चित्र हैं, 15वीं शताब्दी के बाद के जो चित्र बने उनमें मुग़ल शैली का प्रभाव देखने को मिला। मुग़ल शैली या फिर ईरानी शैली, अभी चर्चा करेंगे इनके बारे में भी, क्योंकि इस समय 15वीं-16वीं शताब्दी में यहाँ पर राजस्थान में, क्या पूरे भारत में मुग़लों का शासन था, तो इस समय के बाद राजस्थान की चित्रकला शैली में मुग़ल प्रभाव देखने को मिला और उससे पहले अजंता चित्रकला का प्रभाव देखने को मिला। ये भी दो फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं आपको। एक और फैक्ट ऐसा मानिए कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कौन सा समय कहलाता है, कि जिस काल में राजस्थान की चित्रकला सर्वाधिक अपने चरम पर थी, सर्वाधिक चित्र बने, सबसे अच्छे चित्र बने, बिल्कुल चित्रकला प्रसिद्ध भी हो गई विश्व स्तर पर, तो वो समय कहलाता है 17वीं से 18वीं शताब्दी का। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है 17वीं 18वीं शताब्दी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं की, कि राजस्थानी चित्रकला में क्या विशेषताएं देखने को हमें मिलती है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। देखिए, राजस्थानी चित्रकला की जो विशेषताएं हैं ये एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन भी आएगा, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसमें से जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता कौन सी है, या फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सी विशेषता राजस्थानी चित्रकला शैली की नहीं है। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब राजस्थानी चित्रकला की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो उसको डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि एक तो मैं आपको राजस्थान चित्रकला की सारी विशेषताएं बता दूं, तब आप क्या करोगे, यदि ऐसा क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है, तो वो आप आसानी से वो क्वेश्चन डील कर सकते हो। लेकिन यदि क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सी विशेषता राजस्थानी चित्रकला शैली की नहीं है, तब आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण से हम क्या करते हैं कि देखिए, 15वीं-16वीं शताब्दी में उद्भव हुआ चित्रकला का, इसके बाद सारा का सारा चित्रकला पर मुगलिया प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि मुगलों का शासन था। तो मुगलों का शासन था तो यहाँ पर 2 और शैलियाँ पैरेलल हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला शैली के साथ तुलनात्मक रूप से। कौन सी शैलियाँ? जो अभी मैंने लिखी, एक तो मुग़ल शैली और दूसरी ईरानी शैली। ईरानी शैली से ही मुग़ल शैली का जन्म हुआ और मुग़ल शैली का प्रभाव फिर राजस्थानी शैली पर पड़ा। तो इन तीनों को हम तुलनात्मक रूप में पैरेलल पढ़ेंगे, जिससे आपको विशेषताओं से संबंधित यदि क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी प्रकार का आए, वो डील करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ रहे हैं, नई अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, तो यही है कि हम तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की विशेषताओं में ही, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं में हम तीनों शैलियों को तुलनात्मक रूप से पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं विशेषता लिखूँगा और यहाँ आ जाएगा राजस्थानी शैली, फिर ये ईरानी शैली,
और ये मुगल शैली। और यहाँ विशेषता कि किस विशेषता की हम जिक्र कर रहे हैं, किसका चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसमें हम देखते हैं कि विषय वस्तु तीनों शैलियों में पैरेलल अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि विषय वस्तु किस प्रकार के हैं तीनों शैलियों के। तो राजस्थानी चित्र शैली में विशेषता ये पाई जाती है कि यहाँ की जो विषय वस्तु है वो अति विविधतापूर्ण है। अति विविधतापूर्ण का अर्थ हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है विषय वस्तु की, सब्जेक्ट की, थीम की। चित्र किसी भी एक थीम को लेकर के नहीं बने हैं, अलग अलग थीम पर अलग अलग प्रकार के चित्र बने हैं। जितने भी आप सोच सकते हो कि इस प्रकार का कोई चित्र हो सकता है, उन सभी प्रकारों के चित्र बने हैं। बहुत ज़्यादा चित्र बने हैं। जैसे भक्ति, तो ये एक थीम हो गई, तो हमने मीराबाई का चित्र बना दिया, तो ये एक चित्र हुआ, एक प्रकार की थीम हुई, एक प्रकार की विषय वस्तु हुई। ऐसे ही प्रेम, तो राधा का चित्र बना दिया, तो ये एक दूसरा विषय वस्तु हुआ। ऐसे ही सभी अनेक अनेक प्रकार के चित्र यहाँ पर बने हैं। तो विषय वस्तु में राजस्थानी शैली में विविधता पाई जाती है, ये इसकी पहली विशेषता हुई। जबकि ईरानी और मुगल शैली में विषय वस्तु की विविधता नहीं पाई जाती है, यहाँ इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जैसी राजस्थानी शैली में है। तो यहाँ पर विषय वस्तु की विविधता नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम विशेषता देखते हैं। तो रंगों से संबंधित कि चित्र बनाने में किस किस प्रकार के रंगों का उपयोग हुआ है। तो राजस्थानी चित्रकला की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रंगों में भी विविधता पाई जाती है। जैसी विषय वस्तु में विविधता है, उसी प्रकार से रंगों में भी विविधता है। अर्थात विविधता तो है ही, लेकिन किस किस प्रकार के रंग यहाँ पर उपयोग में हुए। तो पहला तो गहरे कलर उपयोग में हुए हैं, बहुत ही गहरे रंग उपयोग में हुए हैं, डार्क कलर जिनको बोलते हैं। दूसरा, चमकने वाले कलर उपयोग हुए हैं, जैसे कि जिनको बोलते हैं कि दीप्ति युक्त या चटकीले कलर। चटकीले और दीप्ति युक्त रंगों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा मुख्यतः लाल और पीले रंग का उपयोग मिलता है। लाल और पीले, वैसे तो सभी प्रकार के रंग मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो उपयोग हुआ है लाल और पीले रंगों का हुआ है। गहरे रंगों का मुख्यतः उपयोग हुआ है, चमकने वाले चटकीले उभरते हुए रंगों का प्रयोग हुआ है, और लाल और पीले रंगों का उपयोग हुआ है राजस्थानी शैली में। इसके विपरीत ईरानी शैली और मुगल शैली में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है रंगों की। हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है, हल्के और गहरे का बिल्कुल सही अनुपात में बिल्कुल सामंजस्य देखने को मिलता है ईरानी शैली में। या रंगों की हम बात करें तो यहाँ पर एक तो हल्के और गहरे रंगों का सामंजस्य देखने को मिलता है ईरानी शैली में। दूसरा, नीले और हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। नीला और हरा रंग ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ पर लाल और पीला, तो इसमें नीला और हरा। मुगल शैली में एक ही रंग ज़्यादा प्रयोग हुआ है, वो है लाल। तो ये हमने दूसरी विशेषता देखी रंगों से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो राजस्थानी चित्रकला की एक मुख्य विशेषता रही है, जो कि है प्रकृति का मानवीकरण। राजस्थान के चित्रकारों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति का मानवीकरण करना क्या होता है? जैसे अपने विचारों को, अपने अंदर की भावनाओं को प्रकृति में प्रतिबिंबित करना। जैसे कोई व्यक्ति अपने अंदर के जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसकी भावनाएं हैं किसी समय में, चाहे वो सुख में है या दुख में है, वो खुश है या दुखी है, उस विचारों को, उन भावनाओं को प्रकृति में देखना। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो खुश है, तो वो क्या प्रकृति में क्या देखेगा कि जैसे कोई बेल है तो वो उसको लगे कि जैसे कि ये मेरी खुशी में नाच रही है, ठीक है। कोई फूल है तो उसको लगेगा कि ये मेरी खुशी में ही खिल रहे हैं। इस प्रकार से कोई दुखी है तो यदि बारिश हो रही है तो वो सोचेगा कि ये मेरे दुख में आसमान भी आंसू बहा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति का मानवीकरण करना कहलाता है। तो प्रकृति का मानवीकरण है जो राजस्थानी चित्रशैली में बिल्कुल मिलता है। राजस्थानी चित्रशैली में बहुत ज़्यादा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जबकि ईरानी शैली में और मुगल शैली में प्रकृति का मानवीकरण नहीं किया गया है। तो ये हमने देखी 3 विशेषताएं राजस्थानी चित्रकला शैली की। कुछ एक और हैं, वो भी देखते हैं।
कंपैरेटिवली हम अध्ययन कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी। रटना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, चीज़ सारी समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि राजस्थानी चित्रकला शैली में लोक जीवन को किस प्रकार से दिखाया गया है। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है लोक जीवन। तो राजस्थानी चित्रकला शैली में लोक जीवन के चित्र बहुत देखने को मिलते हैं भाई, अर्थात राजस्थानी चित्रकला शैली सामान्य जीवन से प्रेरित है। यहाँ पर सामान्य जन का भी प्रतिबिंब किया गया है, सामान्य जन से संबंधित, प्रत्येक एक व्यक्ति से संबंधित भी चित्र बनाए गए हैं। सामान्य जन के चित्रों को, आम आदमी की जिंदगी को भी दिखाया गया है चित्रों में। राजस्थान की चित्रकला शैली में लोक जीवन को दिखाया गया है, सामान्य जन को दिखाया गया है। जबकि ईरानी और मुगल शैली क्या है, ये दरबारी किस्म की शैली है। दरबारी शैली से क्या अभिप्राय है कि यहाँ पर ईरानी और मुगल शैली में राजा महाराजाओं के दरबार को ही दिखाया गया है ज़्यादा। राजा महाराजाओं के दरबार से तात्पर्य कि जो सत्ता का केंद्र है या जो किसी ओहदे पर व्यक्ति है, इसके इर्द गिर्द इस चित्रकला का जो सारा चित्र रहे हैं वो रहे हैं। ठीक है, ईरानी और मुगल शैली में किसी सत्ता के केंद्र के इर्द गिर्द सारे चित्र बने हैं, जबकि राजस्थानी चित्रकला शैली में सामान्य जन के चित्रों को भी दिखाया गया है। अर्थात इससे क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जो राजस्थान के चित्रकार थे उनको अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, इसी कारण ज़्यादा चित्र बन पाए, जबकि मुगल दरबार के चित्रकारों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। इसी कारण उन्होंने राजा महाराजाओं के शासकों के दबाव में उन्हीं के इर्द गिर्द सारे चित्र बनाए, और राजस्थान के चित्रकारों ने सामान्य जन के भी चित्र बनाए। नेक्स्ट हम विशेषता में यदि बात करें तो राजस्थानी चित्रकला शैली में नारी चित्रण को हम देखें, नारी चित्रण की बात करें तो नारी का सौंदर्य दिखाना राजस्थानी चित्रकला शैली की एकदम विशेष बात रही है। राजस्थानी चित्रकला शैली में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है नारी सौंदर्य को, नारी सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा चित्र बने हैं। देखिए बणी ठणी आपने सुना होगा, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध चित्र, विश्व प्रसिद्ध चित्र, जिसे भारत की या राजस्थान की मोनालिसा भी कहा गया है। बणी ठणी इतना सुंदर चित्र है, वो क्या है, नारी सौंदर्य पर ही आधारित है, नारी सौंदर्य पर आधारित बणी ठणी चित्र। तो नारी सौंदर्य को राजस्थान में विशेष रूप से दिखाया गया है। ठीक है, जबकि ईरानी और मुगल शैली में यहाँ पर नारी सौंदर्य होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस्लामिक कल्चर को मानने वाले दोनों ही जो चित्रकला शैली थी ये पूरी इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं, मुगल और ईरान। तो यहाँ पर पर्दे में रहने का सिस्टम था, यहाँ की जो रानियाँ, इनकी पत्नियाँ होती थी वो राजाओं के हरम में पर्दा में रहती थी। तो ईरानी चित्रण यहाँ पर नारी चित्रण यहाँ पर इतना नहीं हुआ है, केवल पुरुषों के ही चित्र ज़्यादा बने हैं, जिसे सबीह चित्र बोलते हैं। ईरानी शैली में सबीह चित्र बने हैं, केवल पुरुषों के चित्र ज़्यादा बने हैं। तो नारी सौंदर्य को राजस्थानी शैली में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा जो चेहरा होता है, चेहरे को किस प्रकार से दिखाया गया है, राजस्थानी शैली में यदि चेहरे की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला शैली में एक चश्म चेहरा है, और ईरानी और मुगल शैली में दो चश्म चेहरा है। यहाँ पे भी सेम। ये क्या होता है, एक चश्म अर्थात साइड पोज ऐसे, और दो चश्म अर्थात जैसे चेहरे का आधा भाग ये और आधा भाग ये, पूरा चेहरा सामने से दिखना, ये होता है दो चश्म। और एक चश्म का मतलब साइड पोज, मतलब यूँ ऐसे मानो कि हमारा जो चेहरा है वो दो आधे भागों से मिलकर बना है, एक आधा भाग ये और दूसरा आधा भाग ये पूरा चेहरा है। तो दोनों आधे भाग दिख रहे हैं, मतलब फ्रंट व्यू। तो ये हुआ दो चश्म चेहरा, और सिर्फ एक ही भाग आपको दिख रहा है साइड पोज, एक चश्म चेहरा। तो राजस्थानी चित्रकला शैली में एक चश्म चेहरा मिलता है, जिसकी मैंने अभी बात की बणी ठणी, उसका चित्र आपने देखा होगा, तो वो भी एक चश्म चेहरा है, उसका साइड पोज ही है बणी ठणी का। इस तरीके से उसने अपने यूँ एक हाथ में वो घूंघट पकड़ रखा है अपना, और एक हाथ में कमल का फूल पकड़ रखा है, तो साइड पोज है उसका, एक चश्म चेहरा है। और ईरानी और मुगल शैली में दो चश्म चेहरे मिलते हैं। एक प्रकार की विशेषता और है हाशिया। हाशिए की यदि हम बात करें कि हाशिया जानते हो आप, पेज का जो साइड वाला भाग और ऊपर वाला भाग होता है जिस पर हम कुछ टॉपिक या कुछ हेडिंग लिखते हैं, वो हाशिया होता है। तो हाशिए पर किस प्रकार का चित्रीकरण हुआ है, तो ईरानी और मुगल शैली में हाशिए पर चित्र बने हैं।
ईरानी शैली में चित्र बने और मुग़ल शैली में भी हाशिए पर चित्र बने, अर्थात हाशिए पर जैसे किसी ने बेल बूटा बना दिया या कुछ इसी प्रकार के छोटे छोटे चित्र बना दिए, हाशिए पर इस प्रकार के चित्र बनाए हैं। जबकि राजस्थानी शैली में हाशिए पर चित्र नहीं बनाए गए हैं, यहाँ पर बस रंग फिल कर दिया गया है, रंग भर दिया, कलर फिल कर दिया, हाशिए पर सुंदर दिखाने के लिए चित्र नहीं बनाए। तो ये एक और विशेषता है। हाशिए पर जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है बसलो चित्रण। यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। हाशिए पर जो चित्र बनता है उसे बोलते हैं बसलो चित्रण। तो ईरानी और मुग़ल शैली की यह विशेषता है कि यहाँ पर बसलो चित्रण मिलते हैं, जबकि राजस्थानी चित्रकला शैली में बसलो चित्रण नहीं मिलते। ठीक है, तो इस प्रकार से राजस्थान में चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन कौन सी विशेषता इसमें से राजस्थानी चित्रकला शैली की नहीं है, उसमें एक दे दिया जाएगा बसलो चित्रण। तो ये राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषता नहीं है, ये ईरानी और मुग़ल शैली की विशेषता है। ठीक है, तो ये हमने देखा राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं। तो चित्रकला के बारे में जो स्टार्टिंग बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो अपने कंप्लीट की। अब इसके बाद हम राजस्थानी चित्रकला शैली का वर्गीकरण देखेंगे, इसको किस किस कितने कितने स्कूलों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।